फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जो सक्सेसर स्टेट्स थे उनके बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे रेबल अगेंस्ट द मुगल स्टेट। ठीक है, तो ये हम शेखर बंदोपाध्याय की जो बुक है क्लासी टू पार्टीशन, वो बुक को कवर कर रहे हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट है। और इस बुक को ठीक से समझने के लिए मेरे साथ बुक खोलिए और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और वीडियो कभी भी ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो जो रेबल अगेंस्ट द मुगल स्टेट, ठीक है, तो जैसा मैं पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से जो स्टेट थे ना इमर्ज हो रहे थे, तो उसी में जो कुछ ऐसे स्टेट्स निकल के आएंगे जो रेबल कर रहे थे और अपनी ऑटोनॉमी कुछ एरियाज में बढ़ा लेंगे। तो इसमें थे मराठास, सिख्स, जट, अफगान किंगडम्स ऑफ फर्रुखाबाद एंड रोहिलखंड। तो सबसे पहले हम मराठा को देखते हैं। तो मराठा का जो फाउंडेशन था वो शिवाजी ने रखा था। एक लेजेंडरी किंग था ये, जिसने मुग़ल एम्पायर से लड़के और जो बीजापुर था वहाँ पे जो मुस्लिम किंगडम था उससे लड़के अपने लिए एक छोटी सी जगह बनाता है और वहाँ पे ये एम्पायर खड़ा कर देता है। और जब उसकी डेथ होगी तो जो वहाँ पे लोकल देशमुख और ज़मींदार होंगे ना, ये बिन पैंदे की लोटे की तरह अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट करते रहेंगे। कभी ये मराठास की साइड जाएंगे, कभी ये मुगल्स की साइड जाएंगे। और उस वक्त शिवाजी के दो बेटे थे, संभाजी और राजाराम। अब जब राजाराम मरेंगे तो उनकी जो क्वीन होगी ताराबाई, वो अपने इन्फेंट सन शिवाजी टू के नाम पे रूल करना स्टार्ट कर देंगी और जो शाहू था उसको औरंगज़ेब प्रिजनर बना लेगा। तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि जब ये राजाराम मर जाएगा तो जो औरंगज़ेब है तो उसके सारे फोर्ट्स मराठा के उसको कब्जा कर लेगा और जो ताराबाई है उसको हमेशा यहाँ वहाँ मूव करते रहना पड़ेगा ताकि वो अपने एम्पायर को सेव कर सके। फिर जब 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होगी तो ये पिक्चर सामने आएगी कि मराठा स्टिल काफ़ी डोमिनेंट था और उसको सबड्यू करना बाकी था। फिर जब उसकी मृत्यु होगी तो बहादुर शाह गद्दी पे बैठेगा और जो ये शाहू है ये इसको रिलीज़ कर देगा। अब ये शाहू बाहर निकल के आएगा तो ये अपनी गद्दी मांगेगा, जिसपे पहले से ताराबाई शिवाजी टू के नाम पे रूल कर रही थी। अब इनके बीच में एक सिविल वार स्टार्ट हो जाएंगी और ये सिविल वार कुछ साल तक चलेंगी और ये तब तक चलेंगी जब कुछ ब्राह्मण बैंकिंग फैमिलीज़ और एक चित्पावन ब्राह्मण पेशवा जब तक सामने नहीं आएगा। ये चित्पावन क्या होता है? चित्पावन का मतलब होता है ऐसे ब्राह्मण जो शस्त्र उठा के लड़ते हैं। ये परशुराम के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ सामने आएंगे और इस सिविल वार का एंड करेंगे। और ये फाइनली इसका एंड तब होगा जब ट्रीटी ऑफ वर्नस होगी 1731 में, जब स्टेट ऑफ कोल्हापुर शिवाजी टू को मिल जाएगा और ये सिविल वार पूरी तरह से एंड होगा। और पेशवा इस वक्त तक खुद को और कॉन्सोलिडेट करेगा और शाहू के नाम इस सिविल वार में विक्टोरियस हो जाएगा। तो 1719 का जब टाइम आता है, 1719 का जब तक टाइम आएगा तो इसमें जो बालाजी विश्वनाथ है ये सैयद ब्रदर्स, उस टाइम के जो पावरफुल नोबल्स थे, सैयद ब्रदर्स के साथ मिलकर फारूक सियाह को मरवा देगा और एक पपेट रूलर जिसका नाम था रफ़ी उद दरजात, इसको बिठा देगा गद्दी पे। और जब ये गद्दी पे बैठेगा ना तो इसको एक मुग़ल सनद मिल जाएगी। मुग़ल सनद का मतलब है इंपीरियल ऑर्डर मिल जाएगा, जिसमें इसको राइट मिल जाएंगे कि ये 6 मुग़ल प्रोविंसेस डेक्कन की, वहाँ पे ये चौथ और सरदेशमुखी को कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही इन्हें चौथ मिल जाएगी मालवा और गुजरात की। तो ये इनका जो स्टेटस था ना वह पूरा इंडिपेंडेंट हो जाएगा और उनको फ्रीडम मिल जाएगी महाराष्ट्र में रूल करने की। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो बालाजी विश्वनाथ यहाँ पर गेन करने वाला था। अब जब 1720 का टाइम आएगा
जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होगी तो ये कंडीशन पिक्चर निकल के आएगी। जो पेशवा शिप थी, पेशवा बेसिकली प्राइम मिनिस्टर होता था, पर ये पोस्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कि किंग भी इसके सामने कुछ नहीं होगा, ये किंग से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और जब बालाजी विश्वनाथ मरेगा तो इसका बेटा बाजीराव, बाजीराव पिक्चर में आएगा। और ये भी बहुत बहुत गजब का लड़ाका था। ये बहुत सारी कॉन्क्वेस्ट करेगा, बहुत सारी टेरिटरीज़ को हासिल करेगा। ठीक है, तो जैसे कि एक मैप है, ये 1720 का मैप है। इसमें मराठा एम्पायर बस कहा जा सकता था इतना सा था। और जब 1740 में बाजीराव बढ़ेगा तो ये मराठा एम्पायर इतना बड़ा हो चुका होगा। मतलब अब देख सकते हैं कि बाजीराव कितना ज़्यादा टेरिटोरियल कैंपेन करेगा और जीतेगा भी। तो जब बाजीराव अपने मिलिट्री कैंपेन को स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले इसकी लड़ाई होगी निज़ाम से। तो निज़ाम समवेयर हियर। ठीक है, तो जब निज़ाम से इसकी लड़ाई होगी तो पहले तो निज़ाम जीत जाएगा, और जो दूसरा युद्ध होगा पालखेड़ में तो इसमें मराठास जीत जाएंगे। खैर, मराठा जीत ज़रूर जाएंगे और जो निज़ाम था वो फोर्स हो जाएगा कि इनको चौथ और सरदेशमुखी के राइट डेक्कन में देने के लिए, पर ये कभी भी निज़ाम को अपने कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे। निज़ाम भी बहुत उस वक्त पावरफुल हुआ करता था। ओके, तो फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से जब 1727-28 का टाइम आएगा तो ये अपने बाजीराव जो है ये अपने फोर्सेस को गुजरात में भेजेगा, मालवा में भेजेगा और अपने टेरिटोरियल गेन्स करता रहेगा। जो पोर्तुगीज़ की जो कुछ एरियाज़ थे, जैसे सेलसेट हो गया, बसीन हो गया, चोल हो गया, ये पोर्तुगीज़ के एरियाज़ थे जो ये बाजीराव कंट्रोल कर लेगा। तो 1737 का टाइम आएगा जब ये मुग़ल एम्पायर तक को अटैक कर देगा। दिल्ली में जाके ये मुग़ल रूलर को अपना प्रिजनर बना लेगा। फिर बाद में ट्रीटी ऑफ भोपाल होगी। ट्रीटी ऑफ भोपाल जिसमें मालवा का सूबा, नर्मदा और चंबल का पूरा एरिया मराठास को मिल जाएगा। और ये मराठास जो थे ना, ये सिविलियन सिस्टम ऑफ रिवेन्यू को अपनाते थे। ठीक है, अभी सिविलियन सिस्टम ऑफ रिवेन्यू क्या है? अभी सिविलियन सिस्टम ऑफ रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि जो मराठास थे ना, ये रिवेन्यू कलेक्टर्स सिर्फ ब्राह्मण्स वगैरह को ही बनाते थे। और मुगल्स में ये नहीं था। मुगल्स में ये था कि वो मिलिट्री सर्विस भी देते थे कि जो मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा वो जाके रिवेन्यू कलेक्ट करेगा। पर पेशवास में ये नहीं था, मराठास में ये नहीं था। यहाँ पे ब्राह्मण्स होते थे जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। ओके, और मराठास का मतलब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन भी यही था कि वो जाते थे, किसी एरिया को रेड करते थे और वहाँ से बस उनका टारगेट यही रहता था कि वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा चौथ और सरदेशमुखी मिल जाए, टैक्सेस मिल जाए, बस वापस आ जाएंगे। और जब बाजीराव 1740 में मरेगा तो उसका जो बेटा होगा नाना साहेब, ये रूल करेगा। ये सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर की तरह जाना जाता है। ये बहुत सक्सेसफुल माना जाता है। खैर, ये मिलिट्री में उतना अच्छा नहीं था पर एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत अच्छा था। इसकी अगुवाई में जो रघुजी भोसले ऑफ नागपुर हैं, ये रेगुलरली जो अलीवर्दी खान की टेरिटरी थी, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी,
ठीक है। ये बार बार इनके एरियाज़ में रेड करेंगे, फिर इनके साथ में एक अरेंजमेंट साइन करेंगे जिसमें इन्हें 1,20,000 एज ए एनुअल चौथ पेमेंट मिल जाएगी 3 प्रोविंसेस की, और उड़ीसा इनको पूरा मिल जाएगा मराठास को। फिर बाद में आगे इनके कॉन्क्वेस्ट देखें तो जो निज़ाम था कोंकण में, उसके साथ इसका बार बार झगड़ा होता रहेगा, पर ये कभी भी उसको सबड्यू नहीं कर पाएंगे। और जो सलावत जंग है, जो खानदेश मतलब समवेयर ही है, जो इतना बड़ा नहीं, खानदेश इधर की जब मराठा यहाँ रेड करेंगे तो पूरा का पूरा एरिया जो सलावत जंग है ना, वहाँ का जो उस वक्त निज़ाम था, वो सारा एरिया सीधा उन्हीं को दे देगा। जो मराठाज हैं अपने एरिया को और एक्सपेंड करेंगे, ये राजस्थान में जयपुर, बूंदी, कोटा, उदयपुर, और मतलब ये इनका एरिया इतना बढ़ जाएगा कि ये दिल्ली से लेकर ये अपना एरिया अफ़गानिस्तान तक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये मैप है 1758 का, और आप इसमें देख सकते हैं मराठा एम्पायर कितना ज़्यादा बढ़ चुका था। ओके, और जब इन डिक्लाइन होना ये तब शुरू होगा जब अहमद शाह अब्दाली 1761 में आएगा। वैसे अब अहमद शाह अब्दाली उतना एबल लीडर था नहीं, इसकी आर्मी भी बहुत डिसिप्लिन भी नहीं थी, पर जब अहमद शाह अब्दाली आएगा तो यहाँ के जितने भी रीजनल रूलर्स हैं ना, ये मराठा के अगेंस्ट हो जाएंगे, मराठा का सपोर्ट नहीं करेंगे, और बल्कि वहाँ अहमद शाह अब्दाली के साथ जाके मिल जाएंगे और मराठा उसको हरवा देंगे। मराठा उसको बहुत ज़बरदस्त पावर थी, ऐसा नहीं था कि वो कमज़ोर थे, बल्कि ये रीजनल रूलर्स इनकी हेल्प नहीं करेंगे, और इस वजह से अब्दाली यहाँ पे जीत जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं 1761 के बाद मराठास की जो पावर है ना, वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। और ये भी कहा जाता है जब ये युद्ध हुआ था, ये इतना भयंकर कि था कि सिर्फ 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब जब ये वॉर में सदाशिव राव भी मर जाता है, मतलब एक गद्दी का उत्तराधिकारी कह सकते हैं कि उसको गद्दी मिल सकती थी, पर वो भी मर जाएगा, जिसके बाद माधव राव वन गद्दी पर बैठेगा। ये बहुत यंग होता है जब ये गद्दी पर बैठा था, और बहुत जल्दी ही इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। और माधव राव के बाद आएगा नारायण राव। नारायण राव को रघुनाथ राव मार देगा, क्योंकि रघुनाथ राव पहले से गद्दी चाह रहा होता था, लेकिन जो मराठा सरदार थे ना, वो पहले माधव राव को बिठा देंगे। रघुनाथ उससे भी चढ़ा हुआ था, पर माधव राव की जो मृत्यु है ना, वो टीबी से हो जाती है, टीबी से ये मर जाएगा। तो रघुनाथ राव सोचेगा कि अब गद्दी मुझे मिलेगी, पर रघुनाथ राव की जगह एक गद्दी मिल जाती है नारायण राव को। और नारायण राव को जब रघुनाथ राव मार देगा तो 12 भाई कॉन्स्पिरेसी होगी। जब रघुनाथ राव बैठेगा गद्दी पे, तो ये 12 भाई जो सरदार थे, ये रघुनाथ राव को हटा देंगे। फिर वो जाके गुस्से में ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल जाएगा, पर उस टाइम भी मराठास इतने ज़्यादा वीक नहीं हो गए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाते, स्टिल वो काफ़ी डोमिनेंट थे। खैर वो अलग स्टोरी है, वो कभी और देखेंगे। तो यहाँ पे मराठास जो इतने स्ट्रॉन्ग थे, कभी भी यहाँ पे बड़ा एम्पायर नहीं बना सके। उसका एक रीज़न था कि उनका एक खुद का जो स्ट्रक्चर था ना, ये काफ़ी डिवाइडेड था, डिसेंट्रलाइज्ड था। जैसे कि जो मराठा कॉन्फिडेंसी थी ना, बहुत सारे सरदार से बटी हुई थी, जैसे भोसले ऑफ नागपुर हो गए, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा हो गए, होलके ऑफ इंदौर हो गए, सिंधिया ऑफ ग्वालियर हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा बटे हुए थे,
हालांकि एक सेंट्रलाइजेशन हमेशा से थी इनके बीच में, पेशवा था जिसकी ये बात मानते थे, पर ये पसंद भी नहीं करते थे कि पेशवा इनकी एरियाज में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करे। और जैसे जनरेशन वगैरह बीतेंगी तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी और बदल जाएंगी। और जब दूसरे एरियाज़ की बात करें तो उस वक्त का जो स्टेट होता था वहाँ पे लोकल राइट्स ही बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। जैसे कि कोई ज़मींदार है, ठीक है, ये लोकल लेवल पे ज़मींदार है, तो इसके अंदर इसके एरिया में जो पीजेंट्स हैं ना, वो इसका एक सपोर्ट बेस होते थे। जैसे कि हमने बात की थी ना वतन जागीर, इवन अकबर तक जल्दी किसी भी रूलर्स को अपने एरिया से हटाता नहीं था। वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे अपने अपने एरियाज़ में, तो उसको हटाने के बजाय उनको कोलाबोरेटर बना देता था। तो यही था इनके साथ, तो हेरिटेबल राइट्स थे वहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट थी। यहाँ पे जो मिरासीदार हुआ करते थे, देशमुख होते थे, वो ज़्यादातर ब्राह्मण्स हुआ करते थे। उनके अपने राइट्स थे जो किंग भी नहीं ले सकता था, पेशवा उनको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे। और इनके पास अच्छी खासी पॉलिटिकल पावर होती थी। ये अपने इश्यूज़ को खुद रिजॉल्व करते थे और लोकल एरिया पे अपने अपने राज्य हुआ करते थे। तो जो मराठास हैं वो इन चीज़ों को ना रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ बुक में लिखा भी हुआ है, Marathas tried to replace the horizontal ethos of brotherhood of the Watandars with the vertical relationship of service by generously distributing among its clients temporary and transferable land rights or saranjam that resembled Mughal Jagir. But the old system could not be displayed as a new system of pre-banded lordship as Frank Perlin has argued. तो फ्रैंक पर्लिन ये कहते हैं कि मराठास ये जो वतन राइट्स थे ना, इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मुग़ल सिस्टम में होता था कि ये सीधा 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 किंग को रिपोर्ट करें, पर ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि अब तो से लोकल लेवल में ब्रदरहुड ना हो, एक वर्टिकल रिलेशन हो सीधा किंग के बीच में और इन वतनदार्स के बीच में। पर लास्ट में ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक अरेंजमेंट सा बन जाएगा, एक एडजस्टमेंट हो जाएगी जिसमें लोकल लॉयल्टीज़ भी रह जाती हैं और सेंट्रलाइज किंगशिप भी रह जाती है। और इसका बस ये एडजस्टमेंट और बैलेंसिंग की बस ये चलती ही रहती है। और यहाँ पर देखेंगे रेबल स्टेट की तरह आएगा कैसे। इरफान का कहना था कि जो जमींदारी रिवोल्ट्स हो रही थी ना, जब मुग़ल ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा ऑप्रेसिव हो गई थी, तो मराठास का इतना पावरफुल होकर आना एक इसका आउटकम था, ये इरफान हबीब कहते हैं। और यहाँ पे सतीश चंद्रा कुछ और कहते हैं। सतीश चंद्रा कहते हैं कि ये रीजनल नेचर था, कि ये रीजनल नेचर इनका बताते हैं कि बाजीराव नॉर्थ इंडिया जाते हैं, पर उनका मेन मकसद यही रहता है कि वो अपने दक्कन में सुप्रीमेसी बना सके। वो कहीं भी रेड करते थे और वहाँ से वापस आ जाते थे और वहाँ से बस अपनी सरदेशमुखी और चौथ लेना इनका मेन मकसद हुआ करता था। और एंड्रे विंग इसमें ये कहते हैं कि मराठास एक तरह से मुग़ल ट्रेडिशन का ही एक पार्ट थे। वो कभी भी मुग़ल अथॉरिटी को सीधा सीधा डिफाई नहीं करते थे, उनकी जो बेसिक चीज़ें थी उनको ही अपना के रखते थे। जैसे एक फितवा, जैसे हमने फितना पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, तो यहाँ पे ये फितवा बोलते हैं कि ये फितवा को एकोमोडेट करते हैं। फितवा एक्चुअली एक इसका
डेक्कनी वर्जन है। ये फितवा, फितना को ही फितवा बोलते थे, ठीक है। और ये भी देखेंगे जब खानदेश को ये सब्जुगेट करेंगे तो वहाँ पे जो मुस्लिम्स के प्रति जो फेवरेबल टैक्स सिस्टम था ना, वो उसी को अपनाएंगे, कुछ नया नहीं लेके आएंगे। पर यहाँ पे बस एक डिफरेंस देखने को मिलेगी, जो उनका सिविलियन रेवेन्यू कलेक्शन था ना, सिविलियन रिवेन्यू सिस्टम, ये बस मुग़ल से काफ़ी डिफरेंट था कि जो ब्राह्मीण्स थे ना, बस ये रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। पर मुग़ल्स में ऐसा कुछ था नहीं। उसमें जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को काफ़ी फेवर करते थे, जो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होता था वो रेवेन्यू कलेक्शन करता था, पर मराठास में ऐसा था नहीं। तो जब बाद में देखेंगे कि मराठास जब डिक्लाइन होगा, तो डिक्लाइन तब होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पावरफुल होगी और मराठास अपने सिविल वॉर्स की वजह से काफ़ी वीक हो जाएंगे। तो इनकी पावर पूरी तरह से क्रश हो जाएंगी। और हम बाद में देखेंगे जब 1857 की क्रांति होगी, तो उसमें जो ये मराठास हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करेंगे, ये 1857 की रिवोल्ट को सप्रेस करने में। ओके, थैंक यू।